चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई। आतंकवाद की पुरजोर निंदा की गई, कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में एक देश में हुई आतंकी घटना का जिक्र हुआ, लेकिन दूसरे पर चुप्पी ओढ़ ली गई। आतंकवाद के विरुद्ध इस डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ भारत ने कड़ा स्टैंड लिया और ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत करने से मना कर दिया। खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में बात करेंगे इस पर विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे चुनाव से पहले युवाओं से क्या बोले तेजस्वी यादव, और भारत सरकार ने अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन के बारे में क्या जानकारी दी है। साथ ही इटावा से आ रही ताजा अपडेट्स के बारे में भी बात होगी। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO मध्य एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जो सेंट्रल एशिया के देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, व्यापार, आतंकवाद के विरोध और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इससे पहले इसका नाम शंघाई 5 हुआ करता था, जिसमें 5 देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। 2001 में इसमें उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद इसे SCO नाम दिया गया। बाद में इसमें ईरान, भारत, पाकिस्तान और बेलारूस भी शामिल हुए। SCO के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 10 है। इसके अलावा कई देश पर्यवेक्षक और डायलॉग पार्टनर्स के तौर पर शामिल है। इस तरह SCO दुनिया के सबसे अहम क्षेत्रीय संगठनों में से एक है, जो यूरेशिया के 80% भाग और दुनिया की 40% आबादी को कवर करता है। भारत इसका अहम सदस्य है। 2017 में भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य बना और 2023 में SCO की अध्यक्षता की। फिलहाल SCO की अध्यक्षता चीन के पास है। चीन के शहर किंगदाओ में 25-26 जून को इसकी बैठक हुई। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। समिट को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और उपयोग करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। इतना ही नहीं, भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक की घटना का जिक्र किया गया था। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी TRF नाम के आतंकी संगठन ने ली थी, जिसे लश्कर-ए तैयबा का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। अब तक की जांच में ये भी सामने आया है कि लोगों पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक शंघाई सहयोग संगठन की ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले का जिक्र ना होने की वजह से राजनाथ सिंह ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इससे पहले अपने संबोधन के दौरान भी राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की। बिना पाकिस्तान का नाम लिए उन्होंने कहा, कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स अपनाने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान लोगों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन ने ली। राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद से अपनी रक्षा का हमें अधिकार है और हमने दिखाया है कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं है और हम उन्हें निशाना बनाने में संकोच नहीं करेंगे। राजनाथ सिंह ने SCO के सदस्य देशों से सीमा पार हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई को तेज करने की बात भी कही। आज इस समिट का आखिरी दिन था। सभी सदस्य देशों की ओर से इसका ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया जाना था, लेकिन मसौदा प्रस्ताव में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, जबकि बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक का जिक्र किया गया था। बलूचिस्तान की अशांति के लिए पाकिस्तान भारत पर दोष मरता रहा है। भारत के जोर देने के बावजूद पहलगाम का जिक्र मसौदा प्रस्ताव में ना होने पर भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो सकी। अगली खबर आई है बिहार से। चुनाव से पहले वोटर्स को अपने पक्ष में करने की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में राजद नेता तेजस्वी यादव ने नए वोटर्स यानी युवाओं और छात्राओं के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।
युवाओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने आगामी विधानसभा चुनाव में बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कैसे पलायन को रोकेंगे, कैसे रोजगार, कारखाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। सत्ता में बैठे हुए लोग दिन रात हम लोगों को गाली देते हैं। उनको मुबारक हो, देते रहिए आप हमको गाली। जितना हमको लालू जी को गाली दीजिएगा, बिहार की जनता देख रही है, करारा जवाब देने के लिए खड़ी है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार का युवा सत्ता के फैसले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि अब वो सत्ता का फैसला करेगा। वो नीति बनाएगा और बिहार का नेतृत्व करेगा। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो बिहार को बहानेबाजी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और अफसरशाही से मुक्ति मिलेगी। साथ ही पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनेगी। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, जो जुड़ी है अहमदाबाद प्लेन क्रैश से। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के प्लेन को क्रैश हुए 14 दिन बीत चुके हैं। इस दुर्घटना की क्या वजह थी, इससे जुड़ी कोई भी रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। इसके लिए इंटरनेशनल एविएशन में काफी सवाल भी उठ रहे थे। अब तक इस प्लेन क्रैश की जांच को लेकर एक अपडेट आई है। क्या है ये अपडेट? अपडेट ये है कि जांच चल रही है। यही जानकारी आज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ओर से आई है। मिनिस्ट्री की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दिल्ली में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की लैब में ब्लैक बॉक्स की जांच की जा रही है। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। किसी भी प्लेन क्रैश की जांच में ब्लैक बॉक्स की अहम भूमिका होती है। इससे जांचकर्ताओं को दुर्घटना के संभावित कारणों की पहचान करने में मदद मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बताया कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की जांच दुर्घटना के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत जांच टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व AAIB के DG GVG युगंधर कर रहे हैं। इस जांच में अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB भी शामिल है, क्योंकि प्लेन बनाने वाली कंपनी बोइंग अमेरिका की है। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से मिले डेटा की जांच की जा रही है। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ब्लैक बॉक्स, FDR और CVR अमेरिका भेजा जा सकता है। हालांकि सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। अब सरकार ने दिल्ली में ही जांच जारी होने की बात कही है, लेकिन ये नहीं बताया है कि फाइनल रिपोर्ट कब तक आएगी या कब ये पता चलेगा कि इस प्लेन क्रैश की वजह क्या थी। खैर, जब भी रिपोर्ट आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां पिछले कुछ दिनों से कथावाचकों के साथ बदसलूकी की वजह से माहौल तनावपूर्ण है। आज एक पक्ष के लोग भारी संख्या में इकट्ठा होना शुरू किए तो पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। पथराव के चलते पुलिस ने लाठियां भांजी और माहौल नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। मामले की शुरुआत दांदरपुर गांव से हुई, जहां भागवत कथा सुना रहे लोगों पर दूसरी जाति से होने का आरोप लगाकर पिटाई की गई और उन्हें अपमानित किया गया। पीड़ित यादव समुदाय से थे, जबकि आरोपी ब्राह्मण। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो FIR दर्ज हुई और पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पुलिस से शिकायत की और कथावाचकों पर महिलाओं के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। कहा कि इस वजह से उनके साथ बदसलूकी की गई, जिसे जातीय भेदभाव का रंग दे दिया गया। इधर मामला राजनीतिक हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कठोर कार्रवाई न होने पर व्यापक विरोध प्रदर्शन की बात कही, पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें सहायता देने का ऐलान किया। आज यादव समुदाय से जुड़े एक संगठन ने भीड़ के साथ दांदरपुर जाने की कोशिश की। पुलिस ने रोका तो झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर माहौल को नियंत्रित किया। करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से और लोगों की पहचान की जा रही है। आखिर में बात मानसून की। मानसून आ चुका है और कई लोगों के लिए आफत बनकर आया है। लगातार बारिश के चलते कई राज्यों में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और यूपी के कुछ हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कांगड़ा की मनूनी खड्ड में इंदिरा जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 15 से 20 मजदूरों के बह जाने की खबर आई है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग जिले के घोलथिर में एक बस अलकनंदा में गिर गई।
इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं तकरीबन 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अगर आप भी बारिश में पहाड़ों की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में बस इतना ही। यह खबरगांव समाचार का एपिसोड लिखा था मेरे साथी गौरव शर्मा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी आनंद ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और रोजाना की ऐसी ही और जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबरगांव समाचार के साथ। शुक्रिया।